हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और आप देख रहे हैं फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी। ठीक है, और आज हम देखिए फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 को लेकर आए आपके सामने। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 में अब से पहले 4 पार्ट बनाए हैं। ठीक है, उन 4 पार्ट को अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें आपको वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इन सब के लिंक दे रखे हैं। आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ इन ठीक है आज के इस पार्ट में प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए इस पार्ट को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप वो चारों वीडियोस आप जरूर देख लें, यानी 4 पार्ट आपने जो नहीं देखे वो जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए आज पार्ट नंबर 5 लेते हैं। हम बता रहे थे निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यानी देखिए, ध्यान दीजिए, हमने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल बताया था, यानी विद्युत द्विध्रुव बताया था। और आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको अक्षीय स्थिति पर तो तीव्रता निकाल दी थी। ठीक है, यानी कि क्या था, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर दी थी हमने, और वो भी डायपोल की वजह से। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति पर करेंगे, यानी कि एट इक्वेटोरियल पोजीशन पर करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए निरक्षीय स्थिति पर निकालते हैं। देखिए, निरक्षीय स्थिति मैंने आपको बताई थी कि जैसे कि हम एक फिगर बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ए बी हमने एक डायपोल ले लिया है। ए बी क्या है हमारा, ये डायपोल है, मतलब क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल। और डायपोल जो होता है वो दो इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में इक्वल, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल चार्ज, बट चार्ज की जो नेचर होती है वो कैसे होती है, अपोजिट होती है। इस तरीके से बनता है, यानी एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बनता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब देखिए ये क्या है, सपोज ये इसका मिड पॉइंट है O। दोनों को हम चार्ज को क्या लेते हैं, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रख देते हैं, यानी कि बहुत ही कम डिस्टेंस पर इनको रख देते हैं, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर। और देखिए डिस्टेंस क्या लेते हैं हम, 2L लेते थे। यहाँ से A से B की डिस्टेंस क्या लेते हैं, 2L। इसलिए मैंने इसको हाफ हाफ कर दिया है, LL कर दिया, L ये होगी और L ये होगी। अब मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर, डायपोल के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं आप मिड पॉइंट से, तो यही हो जाती है हमारी कौन सी, निरक्षीय स्थिति, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाती है, इक्वेटोरियल लाइन हो जाती है। और इस पर हम कोई भी पॉइंट लेकर के उस पर इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, मतलब कोई भी बिंदु लेकर उस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं इस द्विध्रुव के कारण। और यही हो जाएगी आपकी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर? चलिए, तो देखिए ये जो हमने P पॉइंट ले लिया, सपोज ये क्या है, P पॉइंट है, और इस P पॉइंट को हमने क्या ले रखा भाई, R डिस्टेंस पे ले रखा था, मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब इस पर इंटेंसिटी फाइंड करूंगा तो सबसे पहले मैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से लेता हूँ। किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से लेता हूं मैं। तो देखिए इसको मैं यहां से इसे मिला दूंगा यहाँ। ठीक है, और ये देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए ये बन गया एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, जो कि कैसे निकलेगा आपका, हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, ये है आपका L, ये हो जाएगा। अब अगर मैं माइनस क्यू की वजह से इसमें निकालूं तो मुझे ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है, ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल था और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलेगा, अंडर रूट लंब का वर्ग r का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, जो कि क्या है, L है, मतलब अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए मैं यहां से क्या निकल गई, डिस्टेंस निकल गई
एपी और बीपी। अच्छा मैंने क्या निकाल दी, एपी डिस्टेंस फाइंड कर ली है जो कि क्या है एपी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और सेम क्या है हमारी बीपी आई है, बीपी भी क्या आई है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो नॉर्मली क्या है डिस्टेंस सेम सेम आई है। अच्छा इधर देखिए अगर मैं इस प्लस क्यू की वजह से इंटेंसिटी पी पर फाइंड करूं, देखिए प्लस प्लस में क्या होगा रिपल्जन होगा, तो इंटेंसिटी क्या जाएगी इधर जाएगी E1, तो आपकी E1 होगी प्लस क्यू चार्ज की वजह से। सपोज पी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या है E1 है, मतलब प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु पी पर जो तीव्रता है वो सपोज मैंने मान लिया E1 है, तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, दिशा ये रहेगी। अच्छा अगर माइनस क्यू की वजह से मैं निकालना चाहूँ पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए क्या होगी, ये माइनस जो होगा इस प्लस को क्या करेगा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब फोर्स लगाएगा इधर ये, तो यही क्या होगी हमारी E2 आ जाएगी। ठीक है कोई दिक्कत, ठीक है ये E2 आ गया। अब देखिए इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं क्योंकि मैंने ये डिस्टेंस कहां लिख दिया, यहां लिख दिया मैंने, तो ये डिस्टेंस मैंने यहां लिख दी है, इसलिए मैं यहां से रफ कर देता हूं इसको, क्योंकि हमें थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दिखाई देगी इसकी। ठीक है फिगर हमें क्लियर दिखाई देगी। आप ध्यान रखेंगे एपी और बीपी जो है वो हमने क्या ले रखे ले रखे हैं। ठीक है तो ये और ये साइड भी ये, ओके चलिए अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड कर ली, ठीक है, बट यहां से हम क्या देख रहे हैं, चलो इसकी डायरेक्शन बाद में देखेंगे, पहले यहां देखिए क्या लिया हमने, प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या माना था प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानी हमने E1 मान रखी है, क्या मानी प्लस क्यू की वजह से E1, तो इसको कैसे लिखेंगे, लेट, ये लिखना जरूरी है, माना लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या है E1 है, कितनी होती है इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है प्लस क्यू, तो क्यू, और डिस्टेंस है इसका, डिस्टेंस क्या आएगी प्लस क्यू की वजह से आएगी डिस्टेंस, ये बीपी डिस्टेंस होगी, यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस है बीपी, तो इसको कर देगा बीपी का स्क्वायर। ठीक है मतलब क्या हुआ यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई बीपी की वैल्यू क्या है, ये भी हमारी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होने के बाद देखिए E1 की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रहने वाली है और इसको हम फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है इसी तरीके से इसी प्रकार जैसे हमने ये निकाली, इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, माइनस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E2 जो होगी वो क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगी q बाई, क्या होगा डिस्टेंस क्या आएगी इस बार, डिस्टेंस आएगी आपकी AP, तो AP ठीक है AP का स्क्वायर, और AP कितनी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी सेम यही आ जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट करके सेम यही रह जाएगा, तो वहां से अंडर रूट फिर से हट जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ये होगी हमारी सेम, तो मैंने एक ही बार में लिख दिया है क्योंकि बीपी और एपी क्या है डिस्टेंस हमारी सेम सेम आ रही है, तो जब बीपी हो या एपी हो दोनों डिस्टेंस सेम ही मतलब यही वैल्यू आएगी, इसको सेंटर आउट करके यही रह जाएगा, इसमें भी और यहाँ भी रहेगा, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड निकाल दी। अच्छा मैंने फर्स्ट और सेकंड ले लिया है, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ माइनस साइन लगा सकते हैं, लेकिन हमें क्या लेना है E1 और E2 का मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब इसका क्या लेना है हमें E1 और E2 का परिमाण लेना है, परिमाण के लिए क्या होगा ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब क्या होगा इनका परिमाण क्या आ रहा है E1 और E2 दोनों परिमाण क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या देख रहे हैं कि E1 और E2 क्या है
E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा E2 का मैग्नीट्यूड, और E1 और E2 की वैल्यू क्या रहेंगी हमारी सेम सेम वाली। E1 और E2 क्या आएंगे बराबर है, इसकी वजह से तीव्रता इसकी वजह से तीव्रता क्या होगी बराबर, मतलब दिशा थोड़ी सी अलग हो जाएगी, बाकी वैल्यू क्या रहेगी सेम सेम होगी, मतलब परिमाण क्या रहेगा इनका बराबर बराबर। ठीक है ठीक। अब देखिए यहां से अब हमको जरूरत पड़ने वाली है कि कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। देखिए ये जो जा रहा है ना तो एक्स वाई ना तो एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है, ये तो इसका मतलब क्या हुआ ये एक सदिश राशि में वेक्टर क्वांटिटी है और एक्स और वाई एक्सिस से क्या है डिफरेंट किसी अदर डायरेक्शन में है, तो इसकी कंपोनेंट ब्रेक होंगे। ऐसे हम E2 के भी कंपोनेंट ब्रेक करने होंगे यहाँ पर। तो देखिए कंपोनेंट ब्रेक करते हैं इनके कैसे करेंगे, तो एक तो ये होगा इसका E1 का और एक हो जाएगा ये। तो ये जो है एंगल सपोज ये थीटा एंगल है हमारा, एक्सिस से क्या ले लिया इसका एंगल थीटा, तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या रहने वाली हमारी E1 cos थीटा आएगी और ये जो आएगी हमारी E1 sin थीटा आएगी। इसी तरीके से हम E2 की करेंगे कंपोनेंट दो ब्रेक, तो एक तो हमारा ये गया और एक हमारा जाएगा ये, तो ये जो जाएगा हमारा ये क्या है E2 की वजह से E2 cos थीटा होगा और ये जो नीचे रहेगा वो E2 sin थीटा रहेगा। ठीक है, और ये एंगल भी क्या मान सकते हैं थीटा। अब जब ये एंगल आपका थीटा है तो ये z बन रहा है, तो ये z सा जब बनता है आपने 9 टाइम में पढ़ा होगा, तो ये एंगल भी आएगा इसके अकॉर्डिंग थीटा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम E1 E2 को छोड़कर क्या लेंगे E1 sin थीटा E2 sin थीटा, E1 cos थीटा E2 cos थीटा। अब हमारे क्या हो गए चार हो गए। ठीक है, E1 E2 दो वैल्यू थी, दोनों के कंपोनेंट ब्रेक किए दोनों, इसका मतलब क्या हुआ दो और दो चार, चार कंपोनेंट आ गए। इन चारों का हमें क्या चाहिए रिजल्टेंट चाहिए, मतलब वो चाहिए हमें परिणामी चाहिए, क्योंकि हम क्या निकालेंगे इन चारों की वजह से ही परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इन चारों का हमें परिणामी चाहिए। देखिए यहाँ से देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि E1 और E2 क्या है हमारा सेम सेम है, E1 और E2 क्या है सेम सेम है हमारे, तो इसका मतलब क्या हुआ E2 को हटाकर यहाँ E1 लिख सकता हूँ मैं, इस E2 को हटाकर E1 लिखूंगा तो ये भी E1 sin थीटा हो गया, ये भी E1 sin थीटा हो गया। क्यों? क्योंकि E1 और E2 के क्या है मैग्नीट्यूड सेम सेम है, मतलब ये डायरेक्शन ही तो अपोजिट है दोनों की बट मैग्नीट्यूड तो दोनों सेम है ना, तो ये भी आप E2 को हटाकर E1 लिख सकते हैं, तो ये E1 sin थीटा हो गया, ये भी E1 sin थीटा हो गया। अब यहाँ से एक चीज देखिए, E1 sin थीटा ये भी E1 sin थीटा, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होंगे एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर देंगे प्रभावहीन कर देंगे, इस वजह से हमारे दो तो आपस में क्या हो गए कैंसिल हो जाते हैं ऐसे, तो बचेंगे कौन से हमारे दो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आएगी परिणामी तीव्रता जो आएगी वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की वजह से आएगी, क्योंकि ये दोनों तो आपस में क्या हो गए खत्म हो गए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं यहां से रफ कर देता हूं इसको। ठीक है, हम जानते हैं कि क्योंकि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में बराबर तथा विपरीत है, दिशा में क्या है विपरीत है, अतः ये दोनों एक दूसरे को ठीक है प्रभावहीन कर देंगे, प्रभावहीन मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे खत्म कर देंगे। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो निकलेगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगी क्या रहेगी, वो E मान लेते हैं, तो क्या रहेगी केवल साइन वाले खत्म, तो cos की वजह से इन दोनों की वजह से रहेगी, तो इसको क्या कर सकते हैं E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अच्छा परिणामी तीव्रता दोनों को ऐड क्यों किया हमने, क्योंकि देखिए दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होती है तो दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो परिणामी तीव्रता जो आएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी में क्या आएगी दोनों को ऐड करता है,
बट हम क्या जानते हैं E2 इक्वल टू क्या है, E2 इक्वल टू E1 है, तो इस E2 को हम E1 कर देंगे तो E कितना हो जाएगा, ये भी E1 हो जाएगा, तो ये E1 cos थीटा और ये भी हम E1 मान सकते हैं, तो E1 cos थीटा, इसका मतलब क्या होगा 2E1 cos थीटा हो गया, और इसको सपोज मैं थर्ड मानता हूं, ठीक है। अच्छा देखिए E1 और E2 हमारे सेम है, तो इस E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, और आपने मैंने यहाँ पर रफ कर दिया है, आप देख लें E1 की वैल्यू क्या है, इतनी है, तो E1 की जगह मैं ये वैल्यू रख दूंगा, और cos थीटा हम इससे फिगर से निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, तो देखिए मैं आपको यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, इसमें देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं चित्र से, फिगर में क्या है, देखिए इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, तो इसमें हम क्या निकाल लेंगे, cos की जरूरत पड़ने वाली, इसमें क्या रहा cos आ रहा है, तो लिखेंगे हम cos थीटा, cos थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है इसका L, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, ये क्या था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था ये, ठीक है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये cos थीटा आ गया। अब देखिए E1 की वैल्यू क्या थी, E1 और E2 क्या थी, हमारे सेम थे ना, तो E1 की वैल्यू क्या है, ये है, और cos थीटा की वैल्यू ये है, तो क्यों ना हम E1 और cos थीटा दोनों की वैल्यू कहाँ रखें, इसी इक्वेशन 3 पर रखें, तो जैसे 3 पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो देखिए मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, तो देखिए समीकरण 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3, तो E कितना होगा 2E1, E1 की वैल्यू क्या है, क्योंकि दोनों सेम है हम लिख सकते हैं ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू, फिर है इसमें cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल दी है, क्या होगा L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट हो जाएगा इसका, देखिए 2Q और L 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको 2QL को हम क्या कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं, और देखिए ये हमारा बाहर आ गया, बचा ये आपका, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये पावर कितनी है इसकी 1, और इसकी पावर क्या होती है अंडर रूट, मतलब पावर हाफ, तो 1 पावर और हाफ पावर मतलब कितना होगा 1.5 पावर होगी, मतलब 1.5 पावर, एक पावर आधी पावर कितना होगा 1.5 पावर होगी, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए आप तो भी इतना ही आएगा। अब देखिए ये हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 2QL जो होता है वो क्या होता है हमारा P होता है, क्या होता है P होता है, तो क्यों ना हम इसको क्या करते हैं P कर देते हैं, इसको रफ कर दिया मैंने यहाँ से, देखिए E क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये क्यों कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं P जो होता है Q इंटू 2L, या P इक्वल टू क्या होता है 2QL होता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया इसको 2QL को P कर दिया है, ठीक है। अब देखिए अब हम जानते हैं कि जो L है ये कैसा है, बहुत छोटा है R से, तो L जो है R की तुलना में बहुत नगण्य है, इसलिए L को छोड़ देंगे, L को क्या करते हैं छोड़ दें, छोड़ने मतलब L को रहने दो, तो केवल R स्क्वायर लिखो और पावर 3/2, तो E जो हो जाएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर, L को तो मैं छोड़ ही दिया, और पावर कितनी है टोटल 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो E जो आएगा निकल के यहाँ लिख देता हूँ इसको, E कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया P अपॉन R की पावर 3, ठीक है, न्यूटन पर कूलम आ गया, यही आपका क्या है फाइनल रिजल्ट है। अगर किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम में, ये किस में था आपका एयर या वैक्यूम में चल रहा था, यानी वायुयान के माध्यम, किसी माध्यम के लिए क्या हो जाएगा माध्यम में उसका परावर्तन आ जाएगा इसमें, तो E की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K आ जाएगा यहाँ पर माध्यम के लिए, और P अपॉन R की पावर 3, तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर कोई माध्यम दे रखा है तो उसमें K रहेगा, और माध्यम नहीं है तो K की वैल्यू क्या होगी 1 होगी,
इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर ये के खत्म पड़ जाए हट जाएगा इसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।